सोच कर देखिए, मतलब इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान एक भारी भरकम स्टील प्लांट में या फिर किसी ऑयल रिग पर लगातार 35 साल तक काम करता है। अपनी पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वो वहीं दे देता है। बिल्कुल। और एक अच्छी खासी शानदार सैलरी भी कमा रहा है। हर महीने वेतन से सारे टैक्स और पीएफ भी कट रहे हैं। राइट, एकदम ईमानदारी से। लेकिन जब वो इंसान रिटायर होता है तो सरकारी पेंशन के रूप में कितनी रकम मिलती है? मात्र 2500 रुपए महीना, जो कि मतलब आज के समय में देखें तो एक बार ग्रोसरी स्टोर जाने पर ही खत्म हो जाए। एग्जैक्टली। और ये कोई डरावना सपना नहीं है, बल्कि हमारे देश के लाखों कर्मचारियों की असलियत रही है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय यही मैथमेटिकल और लीगल पजल है। बिल्कुल। और हम ईपीएस 95 यानी ईपीएस 95 हायर पेंशन मूवमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और हमारा ये आज का पूरा विश्लेषण उन कानूनी दस्तावेजों, आर्टिकल्स और हाल ही में आए 30 अप्रैल 2026 के कर्नाटक हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर आधारित है, जिसने इस पूरे सिस्टम को सच में हिलाकर रख दिया। हमारा मिशन आज यही डिकोड करना है कि आखिर भारत का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाले इन लोगों को अपने ही जमा किए हुए पैसों के लिए दशकों तक कानूनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आपने किसी और के लिए एक आलीशान महल बनाया हो। हाँ। और जब आपके खुद के रिटायरमेंट का समय आया तो आपको रहने के लिए सिर्फ एक छोटा सा टिन का शेड दे दिया गया। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और देखिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल या कानूनी मुद्दा नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये उन 78 लाख पेंशनर्स के सम्मान का मामला है। मतलब जिन्होंने रक्षा उपकरण बनाए, कम्युनिकेशन नेटवर्क बिछाए, स्टील और ऑयल सेक्टर में देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अच्छा, तो मैं बिल्कुल शुरुआत से समझना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ मैथ्स कहीं ना कहीं बहुत गलत लग रहा है मुझे। हाँ, वो तो है। दस्तावेजों से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। एक कर्मचारी जो 25 या 35 साल की लंबी सर्विस के बाद रिटायर होता है, उसे सिर्फ 2000 से 5000 तक की पेंशन मिल रही है। ये तो बेसिक दवाइयों के लिए भी काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इस कैलकुलेशन को समझने के लिए हमें ईपीएस 95 योजना को समझना होगा। अच्छा, ये जो 1995 में शुरू हुई थी? जी। तो होता क्या है कि इसके तहत एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के पीएफ योगदान का एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। मतलब जो 12% एम्प्लॉयर मिलाता है उसी में से? एग्जैक्टली। उस 12% में से 8.33% हिस्सा पीएफ से निकालकर सीधे पेंशन फंड में डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो विवाद की जड़ कहाँ है? ये तो एक सीधा सा प्रोसेस लग रहा है। विवाद तब शुरू हुआ जब पेंशन की गणना को एक वेज सीलिंग से जोड़ दिया गया। वेज सीलिंग मतलब पेंशन योग्य वेतन की कोई अधिकतम सीमा। हाँ, पहले ये सीमा सिर्फ 6500 रुपए थी और बाद में मतलब 2014 में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। एक मिनट, चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने भी यही सवाल उठाया था। बिल्कुल, पूछिए। जब पीएफ का जो योगदान है वो कर्मचारी की वास्तविक या एक्चुअल सैलरी पर काटा गया, तो फिर पेंशन को एक कृत्रिम वेज सीलिंग तक सीमित क्यों कर दिया गया? यही सबसे बड़ा विरोधाभास था। आपकी सैलरी चाहे 50,000 हो या 1 लाख, ईपीएफओ पेंशन के लिए उसे सिर्फ 15,000 ही मानता था। तो ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आप जीवन भर एक लग्जरी कार का इंश्योरेंस प्रीमियम भरते रहे। हाँ, भारी भरकम प्रीमियम। राइट। और जब क्लेम करने की बारी आए तो बीमा कंपनी किसी छिपे हुए नियम का हवाला देकर सिर्फ एक साइकिल का पैसा पकड़ा दे। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। और इसी स्पष्ट अन्याय ने उस आंदोलन को जन्म दिया जिसे हम आज हायर पेंशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये कानूनी लड़ाई शुरू कैसे हुई? क्योंकि दस्तावेजों में 2014 के एक संशोधन का बार बार जिक्र आता है। देखिए, 2014 में ईपीएफओ ने एक अमेंडमेंट यानी संशोधन लागू किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हायर पेंशन ले सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मान लिया। हाँ। लेकिन उन्होंने इसमें जॉइंट ऑप्शन और कट ऑफ डेट जैसी नई शर्तें जोड़ दी और यहीं से पूरे देश में एक नई कानूनी जंग छिड़ गई। जॉइंट ऑप्शन मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों को मिलकर फॉर्म भरना होगा। एग्जैक्टली। और अगर आपने उस सख्त कट ऑफ डेट तक ये फॉर्म जमा नहीं किया तो आप हमेशा के लिए इस अधिकार से बाहर। बाप रे। तो इसके खिलाफ लोग कोर्ट गए होंगे? बिल्कुल गए। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले आते हैं। पहला है आरसी गुप्ता केस। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा?
इस केस में कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पीएफ का योगदान उच्च वेतन यानी हायर वेजेस पर किया गया है तो केवल प्रक्रियात्मक तकनीकी के आधार पर कर्मचारी को रोका नहीं जा सकता। प्रक्रियात्मक तकनीकी मतलब वही प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज, सिर्फ एक कट ऑफ डेट मिस होने की वजह से। हाँ, कोर्ट ने कहा कि पैसा तो सिस्टम में है ना, तो आप सिर्फ एक फॉर्म की वजह से उनका हक कैसे मार सकते हैं। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और दूसरा केस कौन सा था? दूसरा था ईपीएफओ बनाम सुनील कुमार बी, जो कि 2022 का फैसला है। अच्छा, ये काफी रीसेंट है। हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के संशोधन को तकनीकी रूप से वैध तो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला दिया। वो क्या? कोर्ट ने पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का विकल्प चुनने का एक और मौका दिया, एक सेकंड चांस। एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी बताइए। अगर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुना दिया था, उन्हें सेकंड चांस मिल गया और लाखों लोगों ने पोर्टल पर जाकर हायर पेंशन के लिए आवेदन भी कर दिया था, तो फिर ये कहानी वहीं खत्म क्यों नहीं हो गई? इसके बाद ऐसा क्या हुआ? ओह, कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था, और इसी मोड़ ने एक बार फिर लाखों कर्मचारियों के भविष्य को अधर में लटका गया। ओह, तो ईपीएफओ ने क्या किया फिर से? 2025 का साल था। 18 जनवरी 2025 को ईपीएफओ ने एक बेहद विवादित सर्कुलर जारी कर दिया। इस सर्कुलर में क्या नया नियम ले आए वो? उन्होंने छूट प्राप्त संस्थानों यानी एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट के कर्मचारियों के दावों को मास लेवल पर खारिज करना शुरू कर दिया। एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट मतलब जैसे ये अपने सरकारी उपक्रम होते हैं? हाँ, जैसे कि आईटीआई लिमिटेड, भेल, एचएएल, बीईएल, सेल, ओएनजीसी, जिनके पास अपने खुद के इंटरनल पीएफ ट्रस्ट होते हैं। अच्छा, तो ईपीएफओ ने उनके आवेदन क्यों रिजेक्ट किए? उनका तर्क क्या था? ईपीएफओ का तर्क बड़ा ही अजीब था। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों के जो पीएफ ट्रस्ट रूल्स हैं, उनमें हायर पेंशन का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं लिखा है। मतलब वो कह रहे थे कि क्योंकि तुम्हारी कंपनी के इंटरनल रूल बुक में कोई लाइन नहीं लिखी है, इसलिए हम तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पेंशन नहीं देंगे। एग्जैक्टली, यही उनका तर्क था। ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी स्थानीय क्लब का नियम देश के संविधान से ऊपर होने का दावा कर रहा हो। बिल्कुल। मतलब ये तो कोई तर्कसंगत बात ही नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबके लिए है ना। यही बात कर्मचारियों ने भी कही, और फिर मामला पहुंचा कर्नाटक हाई कोर्ट में, और हाल ही में 30 अप्रैल 2026 को इस पर एक ऐतिहासिक फैसला आया। अच्छा, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पूरे क्लब वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन वाले विवाद को कैसे सुलझाया? कोर्ट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया। उन्होंने 2025 के उस ईपीएफओ सर्कुलर को पूरी तरह अवैध या इल्लीगल घोषित कर दिया। वाह, पूरी तरह से इल्लीगल। हाँ, कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी कंपनी के आंतरिक ट्रस्ट नियम यानी इंटरनल रूल्स वो वैधानिक अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकते। स्टैट्यूटरी राइट्स हमेशा ऊपर रहेंगे। तो मतलब वो जो पीएफ ट्रस्ट रूल्स वाला बहाना था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूरी तरह से। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर वास्तविक वेतन पर पीएफ का योगदान हुआ है, पैसा ईपीएफओ के पास पहुंचा है, तो आप हायर पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कोर्ट ने ईपीएफओ के काम करने के तरीके पर भी कोई टिप्पणी की थी। जी हाँ, कोर्ट ने ईपीएफओ के दावों को खारिज करने के इस तरीके को नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बताया। नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड मतलब? बिना सोचे समझे मशीन की तरह बस रिजेक्ट करते जाना। बिल्कुल। अधिकारियों ने जमीनी हकीकत नहीं देखी, इसलिए कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन सभी खारिज किए गए आवेदनों पर दोबारा विचार किया जाए और उन्हें पास किया जाए। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ईपीएस हायर पेंशन की लड़ाई अब सिर्फ एक कानूनी दांवपेच का मुद्दा नहीं रह गई है। बिल्कुल नहीं। मेरा मानना है कि ये सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस, गरिमा और रिटायरमेंट सुरक्षा की एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी है। क्योंकि लाखों पेंशनर्स का ये मानना बिल्कुल सही है कि दशकों की ईमानदार सर्विस के बाद उन्हें एक सम्मानजनक पेंशन पाने का पूरा अधिकार है। 100% सही बात है। ये उनका खुद का कमाया हुआ पैसा है, कोई खैरात नहीं। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़कर जाते हैं हम। जी बताइए। अगर देश का निर्माण करने वाले कर्मचारियों को अपनी ही गाड़ी कमाई और योगदान का सही हिस्सा पाने के लिए रिटायरमेंट के बाद भी दशकों तक अदालतों के चक्कर काटने पड़े, तो ये हमारे रिटायरमेंट फंड्स के भविष्य के बारे में क्या कहता है? क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि हमारी जीवन भर की बचत और रिटायरमेंट फंड्स इन प्रक्रियात्मक तकनीकी के जाल में असल में कितने सुरक्षित हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। क्या एक आम इंसान बस फॉर्म भरते रहने और अदालतों के चक्कर काटने के लिए रह गया है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अजीत कुमार अपने वीडियो में लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस दर्द को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए उनके चैनल डीप इनसाइट्स को शेयर और सब्सक्राइब करें। तो क्या सिर्फ एक YouTube वीडियो को शेयर करने या ये डिजिटल शोर मचाने से कोई सरकारी पॉलिसी बदल जाएगी? देखिए, अगर हम इसे एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो समझ आएगा कि कोई भी पॉलिसी तब तक नहीं बदलती जब तक उस पर एक राजनीतिक और सामाजिक दबाव न हो। अच्छा। बिल्कुल। अजीत कुमार का ये संदेश सिर्फ एक वीडियो का प्रमोशन नहीं है, मैं कहूंगा ये एक चेतावनी है। एक चेतावनी है। हाँ, जब किसी एक समूह की परेशानी को लाखों लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करते हैं ना, तो वो बात सिर्फ फाइलों में नहीं रहती, वो बाहर आ जाती वो निकलकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन जाती है। मतलब ये जो डिजिटल विजिबिलिटी है वो पॉलिसी मेकर्स को इस मुद्दे को अनदेखा करने से रोकती है। एकदम सही। तो एक शेयर दरअसल उन लाखों पेंशनर्स की आवाज को सिस्टम के कानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और यही इस सामूहिक समर्थन का कलेक्टिव सपोर्ट का असली काम है। हाँ। जब तक ये मुद्दा जनता की रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक इसके समाधान की उम्मीद करना मुश्किल है ना? मुश्किल है। डिजिटल एक्टिविज्म ही आज के दौर में किसी भी दबी हुई आवाज को ताकत देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि EPS 95 का ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ कुछ पैसों का मोह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जीवन भर की गई मेहनत के सम्मान और बुढ़ापे की गरिमा का सवाल है। हाँ, और मैं तो इसे इस बात का लिटमस टेस्ट मानता हूँ कि हमारा समाज अपने उन वरिष्ठ नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से खत्म कर दिया है। बिल्कुल, अपना फर्ज निभा दिया है। एकदम। अब इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जरा सोचिए, अगर आज का समाज अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर वो आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाता है जिसकी नींव उन्होंने खुद रखी थी, बहुत गहरी बात है। तो क्या भविष्य की युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से समर्पित करने के लिए प्रेरित होगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें एक समाज के रूप में खोजना ही होगा। बिल्कुल। तो आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अजीत कुमार के संदेश के अंतिम शब्दों को सम्मान देते हुए जय हिंद। जय हिंद।